और आज एक बार फिर से सुई घूम गई है रियल एस्टेट की तरफ, रियल एस्टेट के उस काले पहलू की तरफ जिससे लगातार देश के घर खरीदार परेशान रहे। रेरा आ चुका है, बड़ी बड़ी बातें हम कर लेते हैं रेरा को लेकर, लेकिन अब भी एक आम घर खरीदार के लिए चीजें बहुत ज्यादा नहीं बदली हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट से जब ऐसी बातें आ रही, देश का सर्वोच्च न्यायालय जब ये कह रहा है तो बात में दम तो है ही। 2 दिन पहले ही हमने बात की थी, मामला दिल्ली का था कि भाई किस तरीके से घर खरीदार परेशान हैं, किस तरीके से अथॉरिटी जो है नोएडा अथॉरिटी की बात हो रही थी कि वो डेवलपर का एक तरीके से साथ दे रही है, मदद नहीं कर रही है, घर खरीदार उसकी वजह से परेशान हो रहा है। कोर्ट ने बुरी फटकार लगाई थी और इस बार नंबर लगा है बैंकों का। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिल्डर और बैंकों की मिलीभगत है और अब उसने यहां तक कह दिया है कि इस मामले की वो सीबीआई जांच कराएगा। 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। किस्सा एक बार, मामला एक बार फिर दिल्ली से आ रहा है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि हुआ क्या है और क्यों ये बात निकल कर आई है, कहां ये मिलीभगत की बात हो रही है, क्यों बिल्डर बैंक गठजोड़ की बात सामने आई है। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और अब यह है कि बिल्डर बैंक गठजोड़ की सीबीआई जांच संभव है। यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सीबीआई जांच कराएंगे। 2 हफ्ते में उन्होंने एजेंसी से पूछा है कि बताइए किस तरीके से इस मामले की जांच की जाए। हर बैंक को जांच के दायरे में लाना चाहिए, उन्होंने तो यहां तक कहा है। हालांकि इसमें कुछ 30-40 फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ बिल्डर्स हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये हमें हर जगह देखने को मिलता है। दिल्ली एनसीआर में घर खरीदारों का ये मामला था, जैसा मैंने आपसे कहा, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्हें ये हर जगह देखने को मिला। बाकायदा इसके लिए कोर्ट ने एमिकस क्यूरी यानी कि एक न्याय मित्र की नियुक्ति की है जो इस पूरे मामले को देखेगा और कोर्ट ने सीबीआई से 2 हफ्ते में यह बताने के लिए कहा है कि बताइए आप इस मामले में हमारी कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे ये बिल्डर और बैंकों का जो गठजोड़ है उसका पता लगाया जा सकता है। क्यों ऐसा होता है कि बिल्डर अधूरा प्रोजेक्ट छोड़ के निकल जाता है, बैंक उसको पूरा पैसा फाइनेंस कर चुका होता है और ईएमआई के लिए गला पकड़ता है ग्राहक का। वो जिसे घर तो मिलने की कोई सूरत दिख नहीं रही, लेकिन उसे ईएमआई देनी, और अगर उसने ईएमआई रोक दी या नहीं दी तो वो डिफॉल्टर बन जाएगा। बने भी हैं बहुत सारे लोग ऐसे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इन लोगों के आंसू तो नहीं पोंछ सकते लेकिन इनकी मदद जरूर कर सकते हैं। और इस बार सुप्रीम कोर्ट के तेवर काफी तल्ख हैं और ये कोई छुपी हुई बात भी नहीं है कि इस तरह की चीजें होती हैं जहां पर सबवेंशन स्कीम्स आती हैं, बिल्डर दावे करता है कि 80-20-10 ये वो मुझे दीजिए, उस आधार पर बैंक लोन का पैसा सीधे डेवलपर को दे देते हैं, क्योंकि वो स्कीम क्या कहती है, जब तक पोजीशन नहीं तब तक ईएमआई हम देंगे, यानी कि डेवलपर देगा। लेकिन बीच में ही डेवलपर गायब, या तो ईएमआई देना बंद या फिर डेवलपर छोड़ के ही चला गया। लेकिन बैंक ग्राहक को नहीं छोड़ती। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में सारा का सारा जो बोझ है ईएमआई का वो ग्राहक पर आ जाता है और बैंक उसके सिर पर चढ़ जाता है। तो चलिए, ये सारी बातें हैं और अब बस सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है तो बात करना जरूरी है। हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व ईडी आर के बख्शी साहब, यूपी रेरा के लीगल एडवाइजर वेंकट राव साहब और कंज्यूमर लॉयर उदय वाविकर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि ये मामला पूरा बैंक से जुड़ा हुआ है और गठजोड़ की बात हो रही है। बख्शी साहब, आप एक बहुत जाने माने बैंकर रहे हैं, मैं कैसे पूछूं इस सवाल को कि क्या सच में इस तरह की चीजें हैं? देखिए, दिखती तो हैं और उसमें कोई शक की बात भी नहीं। मैं भी ये नहीं कह रहा कि शायद हर बैंक ऐसा करता होगा, हर बैंकर ऐसा करता होगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इतना सख्त है, वो कह रहा है कि मुझे तो इस मामले की अब सीबीआई जांच चाहिए, तो क्या कहेंगे इस पर कि क्या वाकई बैंकों के साथ मिलकर बिल्डरों ने गठजोड़ की और उसमें जो सबसे हाशिए पे चला गया वो घर खरीदार है, कंज्यूमर है? देखिए, एक पूर्व बैंकर होने के नाते मैं बहुत ही दुख के साथ मैंने इस वर्डिक्ट को या इस घटनाक्रम को देखा है, जहाँ की बैंकों की इथिक्स पर, बैंकों की कॉम्पिटेंस पर और बैंकों की वर्किंग पर एक सवालिया निशान लगा है। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक मसला पहुंचा और वहाँ के इतने लर्नेड ऑनरेबल जजेस को इतना जैसे आपने शब्द यूज किया, तल्ख होना पड़ा, इसका मतलब हमारे पास तो वो फैक्ट्स नहीं है जो उनके पास होंगे। और
देखिए, हर मामला अलग होता है, हर केस टू केस अलग होता है, लेकिन ये लगता है ये प्रणालीबद्ध कोई सिस्टेमिक मामला है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को इतना वाइड एक ऑर्डर देना पड़ा। अब हम्म। ये जो सबवेंशन स्कीम वाला सिस्टम है, ये बना तो था विन-विन सिचुएशन के लिए कि जो होम बायर है, फर्स्ट टाइम होम बायर है, जो किराए के मकान में रह रहा है, उसको किराया देने के साथ-साथ ईएमआई ना देनी पड़े जब तक उसको मकान का पोज़ीशन नहीं मिल जाता। बिल्डर को ये लाभ था कि उसको जो लोन बनाने के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए लेता है, वो 12 या 15% की जगह 8 या साढ़े 8, 9% में मिल जाए। और बैंकों को ये था कि इस तरह से एक सुविधाजनक तरीके से उनका लेंडिंग पोर्टफोलियो जो कि सुरक्षित भी है रियल एस्टेट से और बिल्डर और बायर दोनों उसके अंदर ज़िम्मेदार हैं। इसमें मुझे जहाँ तक याद आता है कि पहले ऐसा सबवेंशन स्कीम आई थी जिसमें कि बैंक पूरा पैसा बिल्डर को दे देते थे, लेकिन बाद में अब जो मेरी याददाश्त आ रही है कि कहीं 2016 या 17 में रिज़र्व बैंक ने ये कहा था कि जो बैंक हैं, वो जिस तरह फ़ेज़्ड कंस्ट्रक्शन में बायर को देना होता है, उसी प्रकार से वो बिल्डर को पैसा दें। तो हम्म। ऐसे अगर बैंकों ने उस नियम का पालन नहीं किया या क्या बैंकों की गलती हुई है, मुझे तो केस का पता नहीं है, इसलिए मैं कह नहीं सकता। हम्म। वरना अगर फ़ेज़्ड कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बैंक देता, तो ऐसी सिचुएशन नहीं आती कि पूरा लोन डिसबर्स हो जाता और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होके नहीं नहीं, कंप्लीट। आप बख्शी साहब, आप जो कह रहे हैं आपकी याददाश्त बिल्कुल सही है। और आरबीआई ने इस पर कड़ा ऐतराज भी जताया था, इस तरह के निर्देश भी जारी किए थे कि फेज मैनर में दिए जाए। इनफैक्ट उन्होंने सबवेंशन स्कीम पर ही सवाल उठा दिया था कि ये सबवेंशन स्कीम्स बंद की जाएं, क्योंकि इसमें इस तरह के सारे खतरे मौजूद हैं। राव साहब, लेकिन अब जैसा बख्शी साहब ने भी कहा कि बैंक जब सुप्रीम कोर्ट ये इतनी तल्ख टिप्पणियां कर रहा है, उनके पास काफी डेटा है। एक टिप्पणी ये भी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ईंट नहीं रखी गई और आपने 60, 70, 80% तक पैसा दे दिया। इसका मतलब यह है कि ये सीधा सीधा कोई ऐसा मामला नहीं है जहां पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई या कुछ आगा पीछा हो गया। इसका मतलब सीधा सीधा आपने जानबूझकर ऐसा किया कि वो पैसा उठाया और दे दिया गया, जबकि आपको पता है कि प्रोजेक्ट तो हो नहीं रहा। मतलब ये पूरी गठजोड़ और सांठगांठ का ही मामला है। सर, आप म्यूट पर हैं। सॉरी, थैंक यू विपिन जी। सो देखिए, स्कीम्स फ्लोट ही ऐसी की गई थी कि आप जैसे बता रहे थे 2080 या 1090 के स्कीम्स थे, जिसमें एक अट्रैक्शन आम आदमी को ये रहता था कि मैंने आज 10% में कहीं से अरेंज करके यूनिट ले लिया और बाकी 90% का मेरे पास प्रेशर नहीं रहेगा। मैं अपफ्रंट, क्योंकि बाद में भी वो एक तरीके से देखिए बैंक से लोन ही लेता और कंस्ट्रक्शन लिंक लेता, लेकिन उनको ये अट्रैक्शन रहती थी कि जब भी कंस्ट्रक्शन लिंक भी ले लेते हैं तो उनको ईएमआई खुद सर्विस करना होता था। ये बिल्डर्स, और मैं कहूँ एक तरीके से एक फैसिलिटेटिव मैकेनिज्म निकाली गई थी कि लोगों को रहते रहते अपना ईएमआई तक जो है बिल्डर अपना ऑनर करेगा। नेचुरली जो बैंक लेंडिंग कर रहा था वो एक इंडिविजुअल के फाइनेंशियल्स को देख के लेंड कर रहा था और उसको एक सिक्योरिटी मिल रहा था यूनिट के तौर पे। बट इतना रिस्क जो इसमें एलिमेंट था जो कंस्ट्रक्शन लिंक में नहीं होता, वो मेरे ख्याल से, क्योंकि ये प्रायोरिटी लेंडिंग में था और इजीली जो है वो डिसबर्समेंट होके एक अट्रैक्टिव इंटरेस्ट गेनिंग का भी एक बैंक्स को एक धारा थी कि मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बुरी तरीके से मिसयूज किया गया है इसको। और इसमें डेफिनेटली कई कई ऐसे हम कई मैटर्स हम करते रहते हैं, कहीं कहीं हमने ये भी सिचुएशन देखा है कि बायर्स जो है वो एक फेक प्रोफाइल फंडिंग जिसे कहते हैं, यानी कि वो खुद को चाहिए भी नहीं, उसे उसे ये लग रहा था कि चलो मेरे को कुछ परसेंटेज आर्बिट्राज मिल रहा है जो इंटरेस्ट का, उसके बेसिस पे भी लोगों ने अपने नाम पे लेके भुगत रहे हैं। एंड वेरी अनफॉर्चुनेट। आज अगर आप देखेंगे 2014-15 में नेशनल अच्छा, राव साहब, मतलब ये बात इससे निकल कर आ रही है कि ये बिली भगत से ही हुआ। ये ऐसा नहीं है कि एक सिस्टमेटिक फेलियर है या किसी स्कीम का फेलियर है। ये तो स्कीम अच्छी चल सकती थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन पूरा पूरा पैसा अपफ्रंट आपने दिया, कंस्ट्रक्शन शुरू भी नहीं हुआ। क्योंकि एक एक उदय वावेकर साहब, क्योंकि अक्सर जब हम लोन लेने जाते हैं
या आप भी आके हमारे प्रॉपर्टी गुरु और अन्य कार्यक्रमों में सलाह देते हैं कि भाई आप उस प्रोजेक्ट में बेधड़क चले जाइए जहां पर कोई बैंक लोन दे रहा हो। क्यों? क्योंकि एक ड्यू डिलिजेंस किया गया होगा, बैंक ने सब कुछ देखा होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहां तो मामला उल्टा पड़ गया और वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट गले की फांस बन गया। बिल्कुल सही है। विपिन जी, आपको मैं आगे जाके कहता हूँ कि ये बिल्डर एडवर्टाइज करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट इन बैंकों ने फाइनेंस किया है, इसका मतलब इन्होंने ड्यू डिलिजेंस किया है, ऐसा एक इम्पैक्ट देते हैं। और होता क्या है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट को इतना संज्ञान लेना पड़ा कि आई विल रीड लाइक द डिवीजन बेंच हैज टू रियली से, एंड दिस इज रियली सैड बिकॉज the exploitation of the consumer has happened to this extent that they said we will go to CBI, and they are also saying that it is necessary and clear that this mess and bring some relief to the lakhs of home buyers who have been waiting for their flats after payment of substantial amount. And further, they have really pointed out, that is Justice Suryakant and Justice N. Koteshwar Singh, उन्होंने कहा है, we are not going to certify any institution as bad or good. We will be definitely refer the issue to CBI. We are very clear about it. Thousands of people are crying and we can't wipe their tears, but at least we must address their concerns. ये क्या हुआ है कि सबवेंशन स्कीम में स्कीम लाके, ट्राई पार्टी स्कीम लाके, जैसे आपने कहा फांसी का फंदा कंज्यूमर्स के लिए, ग्राहकों के लिए बना है, क्योंकि उनको नाइदर फ्लैट मिला है, बिल्डर ने डिले कर दिया, 60% के ऊपर एक ब्रिक भी बंदी नहीं, सिंघवी साहब ने पॉइंट आउट किया है, एक ब्रिक भी नहीं दीवार की बनी है, कुछ ईंटें भी नहीं लगाई, मगर 60% बैंकों ने उनको दे दिया पूरा पैसा। और फिर बिल्डर गायब, बिल्डर ने कंप्लीट नहीं किया प्रोजेक्ट, उनका डिले, नॉन कंप्लीशन, मतलब ग्राहकों को घर भी नहीं मिला है और ग्राहकों को पैसा भी उनका वापस नहीं मिला है, उल्टा बैंक का ब्याज सर पे कर्जा बोझा आ गया। तो ये जो हालत हुई है, ये उनको एक तरह से ल्यूर किया गया कि भाई देखिए, आपको मैं 20% अभी दो, 80% बिल्डर उसका इंटरेस्ट ले लेगा और वो 80% आपको बाद में देना है। बहुत कन्वीनियंट था कि अफोर्डेबल हो जाएगा, मगर ये तो उल्टा ही फांसा पड़ गया। ये तो टोटल मिसयूज एंड अब्यूज, मतलब जो एक अच्छी स्कीम थी उसको बहुत बुरी तरह यूटिलाइज किया गया है और ग्राहकों को यहाँ पे बहुत, मतलब मैं तो कहूंगा कि ये एक्सप्लॉइटेशन है, कंज्यूमर को बहुत दुख इसलिए है और उनको फंसाया भी गया है। बख्शी साहब, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि अब जब इसकी टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो वो जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है वो ये कहेगा कि हाँ, अगर आप ईएमआई यहां से नहीं आ रही तो ईएमआई तो आपको देनी है, यानी कि बैंक तो मांगेगा घर खरीदार से ही। तो इस पूरी जो लकुना है, इसको ठीक करने के लिए शायद हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा कि आपको जब ये एग्रीमेंट बनते हैं, बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनता है या ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बनता है, उसका प्रोफार्मा ही ऐसा होता है कि वो डेवलपर की तरफ थोड़ा झुका हुआ, थोड़ा नहीं मतलब झुका हुआ ही होता है। क्योंकि अगर ऐसी कोई स्थिति बनेगी जहां डेवलपर गया तो घर खरीदार की तो कोई हैसियत ही नहीं है, उसको तो फिर वो पैसे देते रहना है और वो बिल्डिंग मिलेगी, कंप्लीट होगी। आज कई केसेस है हिंदुस्तान में जहां बिल्डिंगें कई सालों से नहीं बन पाई हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो मैं इसमें 3-4 बात कहना चाहूँगा। एक तो बहुत दुःख है इस बात का कि होम बायर जो कि सपना देख रहे हैं घर प्राप्त करने का और अपनी मुश्किल से कमाई हुई जो उनकी इनकम है उसमें से इंस्टॉलमेंट देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, उनको घर भी ना मिले और इंस्टॉलमेंट देनी पड़े, बहुत दुःख का विषय है। और इसके ऊपर जिसकी भी गलती है, बिल्डर की है, बैंक की है, दोनों की है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है और एक्शन होना ही चाहिए। लेकिन कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात ये कि अगर एक जनरल नियम है कि कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो उसमें क्या रिस्क है, उसके ऊपर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, बायर को भी, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है तो। नंबर 2, बिल्डर कितना अच्छा है। देखिए, अगर हम किसी भी पार्टी से डील करते हैं, तो कोई डॉक्यूमेंटेशन हमको बचा नहीं सकता अगर हम व्यक्ति कौन है उसके पीछे, उन पर ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये मेरी एक सलाह है, हालाँकि बहुत लेट है और उसके बावजूद भी बेचारे होम बायर के पास इस बात का बहुत मैं बख्शी साहब अपॉर्च्युनिटी यहाँ नहीं। नाम तो क्या लूं, लेकिन ऐसे बड़े बड़े नाम भी जो आप भरोसे के प्रतीक कह सकते हैं, आप वहां भी ऐसी चीजें घटी हैं। चाहे मुंबई का मार्केट ले लें, दिल्ली में थोड़ी ज्यादा है और भी शहरों में है, पर उसमें उसमें फिर बेचारे घर खरीदार को कैसे, मतलब वो नहीं कर बिल्कुल ठीक है, मैं जी मानता हूँ वो नहीं कर पाएगा। लेकिन
उसके बाद फिर ये आता है कि भाई लोन डॉक्यूमेंट वो स्टडी करे कि उसके अंदर क्या क्लॉज लिखी हुई है। जहाँ तक आपने कहा कि बैंक बोरोवर की गर्दन पकड़ता है, तो मेरे हिसाब से मेरा जहाँ तक नॉलेज है, उस लोन डॉक्यूमेंट में या ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि कंस्ट्रक्शन पीरियड मान लो 24 महीने का है, तो 24 महीने की ईएमआई बिल्डर देगा, उसके बाद वैसे भी बोरोवर को देनी है। 24 महीने हो गए, मकान बना नहीं, तो वैसे भी ईएमआई बोरोवर के ऊपर ही आ जाती है, तो उसके बाद की। तो ये सब बातें ध्यान मतलब अच्छा ऐसे भी तो केस हुए मेरा हैं मेरा जिसमें यही बख्शी साहब, मेरा यही कहना था कि हमें वाकई में अगर कंज्यूमर के हित की बातें करनी है तो आपको ये जो बेस लेवल की चीजें हैं ना, कि जहां एग्रीमेंट कैसा बन रहा है, क्या आरबीआई उसका कोई प्रोफार्मा देगा या कुछ करेगा, या आज ये बात इतनी बढ़ गई कि सीबीआई जांच की बात आ गई, तो आपको वहीं, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो सब चीजें सही हैं, कुछ गड़बड़ हुआ ही नहीं कि भाई बिल्डर हट गया, लेकिन वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट तो कह रहा है कि आपके ऊपर है जिम्मेदारी, बैंक तो वो कागज दिखा देगा। इसमें मैं एक हालाँकि ये थोड़ा-सा डेविएशन है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे नोएडा में पहले भी बहुत सारे मकान, जहाँ ये सबवेंशन नहीं इंक्लूडेड था, वहाँ भी बायर फँस गए थे क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए। लोगों ने डायरेक्ट लोन लिए और बिल्डर को दिया, उसके बाद भी मकान बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे जो बाद में या एनबीसीसी या एनसीसी कोई उसको कंप्लीट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन जी, में। उसी उसी पे तो डांट पड़ी है 2 दिन पहले नोएडा अथॉरिटी को। वो आप सही कह रहे हैं, वो पूरा मामला वही है कि एनबीसीसी को वो हाँ, प्रोजेक्ट करने थे, लेकिन अथॉरिटी बीच में आ गई, तो कोर्ट ने कहा है कि भाई आपने ही सब खराब किया, अब आप बीच में आ रहे हो, इसको और रोक रहे हो। उन्होंने कहा हम आप पे भी एसआईटी बिठा देंगे। हाँ, मेरा मुद्दा ये था कि डायरेक्ट बोरोवर परचेज़ कर रहा है विदाउट सबवेंशन, तो भी ऐसी घटनाएँ हुई हैं जब प्रोजेक्ट बीच में रुक गए हैं। लेकिन हम्म, बैंक अगर बीच में आ रहा है और ट्राइपार्टाइट करता है, तो रिज़र्व बैंक को ये कहना चाहिए कि बैंक कंज़्यूमर और रिज़र्व बैंक के जो मैंडेट है और रिज़र्व बैंक करता भी है बहुत, कंज़्यूमर प्रोटेक्शन उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। तो वो बैंकों को 2016 के सर्कुलर के अलावा अब फिर कहें कि और कुछ किन बातों का वो ध्यान रखें, क्योंकि जो हम्म, या कुछ ख़ास-ख़ास जो क्लॉज़ेज़ हैं, उनके ऊपर बायर का ध्यान केंद्रित कराएँ कि देखिए, ये इतना आसान नहीं है, इसके अंदर ये नहीं होगा तो आपकी ज़िम्मेदारी आ जाएगी, अगर ये नहीं होगा तो आपकी ज़िम्मेदारी आ बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल। कम से कम ध्यान उनका, क्योंकि लॉयर के पास तो बोरोवर नहीं जा पाएगा, तो नहीं जा पाएगा, बैंक की सही बात है। ज़िम्मेदारी। बिल्कुल, एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं यहाँ फटाफट, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं यहाँ करने के लिए, और तुरंत हाजिर होऊंगा। और फिर ये कि समाधान क्या, अभी तो ठीक है, अब जो सीबीआई की जांच होगी, सब कुछ होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या ये चीजें बाध्य होंगी? उस घर खरीदार को घर कब मिलेगा, या उसका पैसा जो अटक गया वो वापस कैसे मिलेगा? पॉसिबिलिटी कितनी है? एक छोटा ब्रेक।